दिल में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उसे कायनात भी नहीं रोक सकती। ऐसी एक शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका पुश्तैनी काम तो किसानी और बीड़ी मजदूरी रहा है, लेकिन अपने लेखन और मुशायरे के शौक ने उन्हें आज देश का मशहूर शायर और लेखक बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले के सिरोंज मशहूर शायर सैफी सिरोंजी की, जिन्होंने खबर मध्य प्रदेश से खास बातचीत में बताया कि कैसे एक बीड़ी मजदूरी से वो शायर बने। मेहनत किसी की रायगा जाती नहीं कभी, सैफ़ी तुम्हारे सामने ज़िंदा मिसाल है। जी हाँ, ये शेर जिस शख्स का लिखा हुआ है वो शख्स हमारे करीब है। आज खबर मध्य प्रदेश की टीम सैफ़ी सिरोंजी साहब के दरमियान मौजूद है। सैफ़ी लाइब्रेरी में आज हम मौजूद हैं। आइए जानते हैं सैफ़ी साहब से। सैफ़ी साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मैं सिरोंज के एक गांव पगरानी में अखाड़े में एक किसान के घर पैदा हुआ। मैंने बचपन से ही खेती किसानी और आपके बैल ढोर वगैरह चराने का काम किया, खेती बाड़ी का काम किया। इसके अलावा गांव में ना कोई स्कूल था, ना कोई अस्पताल, कुछ नहीं। गांव में आज भी यही हाल है। मैं बचपन से ही जो है खेती किसानी से मैं उलझा रहा। वो पढ़ने लिखने की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। मेरे घर वालों ने भी मुझे पढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरे दादा थे गुट्टू खां जागीरदार के नाम से जाने जाते थे। उनको तालीम का शौक़ था और वो मुझे सिरोंज ले आए और सिरोंज के एक मदरसे इस्लामिया में कुरान हिफ्ज़ करने के लिए बिठा दिया। मैंने कुरान शरीफ के चंद पारे हिफ्ज़ किए और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मुझे उर्दू पढ़ना लिखना अच्छी तरह आ गया था। उसके बाद मैं बीड़ी बनाना सीख गया। कारखाने में बीड़ी सिर्फ इसलिए सीखा कि मुझे फ़िल्म देखने का बहुत शौक़ था। और वो उस कारखाने के अंदर जो है, पहले मनमोहन जी कारखाने में एक बड़ा सा रेडियो था, जिसके गाने सुनने के लिए मुझे दूर दूर से जो है बिला वजह बैठना पड़ता था। तो मैंने कहा जब बैठे हुए हैं तो बीड़ी बनाना सीख जाऊँ। बीड़ी बनाना सीख गया। उसके बाद मैं दिलकश सागरी के कारखाने में बीड़ी बनाने लगा। दिलकश सागरी चूँकि बहुत मशहूर शायर थे, उनके कारखाने में हर शनिचर को नशिस्त होती थी, बाहर के शायर भी आते थे। मैंने वहाँ नौकरी हासिल की और हर शनिचर को होने वाले मशायरे में शिरकत करने वाले शायरों के लिए दावत देने का काम मेरे सुपुर्द किया गया। हद तो ये कि मैं भोपाल से कभी ज़फ़र सेबाई को लेके आ रहा हूँ, कभी वक़ार फ़ातमी को, कभी फ़ज़ल ताबिश को, बहुत बड़े बड़े शायरों को जो है मैं बुलाने जाता था। उस वक्त जो है ना तो जो है टेलीफोन था, ना कोई ऐसा सिस्टम था जिससे कि फ़ौरन उन्हें इत्तला दी जाता कि मुझे खुद जाना पड़ता था और दिलकश सागरी मुझे वहाँ भेजते थे। मशायरे होते थे, उन मशायरों को सुन सुन के मुझ में भी शौक़ पैदा हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है शायरी। इधर मैं कारखाने में नावल पढ़कर सुनाने लगा बुलंद आवाज़ से 100 आदमियों के लिए, मतलब तारीख़ी नावल। वो तारीख़ी नावल मैं नसीम बुकटबो लखनऊ से मंगवाता था अपना ख़त के ज़रिए। तो वो किताबें इतनी इकट्ठी हो गई कि 100 किताबें मैंने सिर्फ उसकी सादिक सरदनवी की और नसीम मिजाजी की पढ़ डाली। जब वो किताबें ख़त्म हो गई तो मैंने इब्न सफ़ी के जासूसी नावल पढ़ना शुरू कर दिए और वो सब भी पढ़ डाले। वो किताबें ज़्यादा इकट्ठे होने के बाद फिर मैंने उन किताबों का ज़्यादा ज़ख़ीरा देखा तो निशात टाकिज़ के सामने किताबों की दुकान खोल ली, जो छोटी सी लाइब्रेरी कायम हुई। फिर चंद रिसालों और अखबारों की एजेंसियां भी ले ली। मैंने नवभारत वगैरह ये सब मैं काम कर चुका हूँ अखबारों का। ये काम करते हुए फिर मैंने सोचा कि यार एक तरई मिसरा दिया गया नात का। मैं मिसरा था, खाक को कुंदन बनाती है निगाहे मुस्तफ़ा। इसमें पहली बार मैंने नात दिया, गज़ल कही, नात कही एक, और इस्लामिया मदरसे में वो मुशायरा हुआ। इस तरह से मेरे मशायरों में पढ़ने का सिलसिला हुआ। और नात में मैंने नसीम अनोनवी को एक अखबार निकलता था सरपंच, उसके लिए छपने के लिए भेज दी। एक नात मेरी बहुत मशहूर हुई। वो नात नसीम अनोनवी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने ख़त लिखा कि हम इस नात को अपने मायानाज रिसाले हरीम में शाये कर रहे हैं और बड़े एहतमाम से फुल
सफ़े पर वो नात एहतमाम के साथ शाये की गई। पहली नात इतने एहतमाम से शाये होने की खुशी बेहद हुई। फिर मेरी नात सिलसिले छपने का सिलसिला शुरू हो गया और बराबर उसमें नातें छपती रहीं। नातें ज़्यादा हो गई और उस ज़माने में फिर मैंने एक किताब पढ़ी आफ्ताब आलम, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर थी। उस किताब से मैं इतना मुतासर हुआ कि मैंने एक ऐसी नात कही जो आज भी मिला शरीफ में हर वक्त पढ़ी जाती है। वो नात है, बज़्म आलम में एक दिलकशी आ गई, जुल्मतें छट गईं, रोशनी आ गई, मिट गए रंज गम, सरखुशी आ गई, आप आए तो फिर ज़िंदगी आ गई। क़ब्ल इस्लाम का मैं करूं क्या बयां, थी ज़माने पे हालत अरब की आया, हर तरफ आतिश गम लगी थी यहाँ, आप आए तो हर से खुशी आ गई। कुफ्र बातिल की छाई हुई थी घटा, लातो उज़्ज़ा को कहते थे काफिर खुदा, लाए तशरीफ़ दुनिया में जब मुस्तफ़ा, सारे आलम को फिर बंदगी आ गई। क्या सिफत हो बयां आपकी मुस्तफ़ा, हक़ ने तुमको किया ख़ातिमुल अंबिया, जिस जगह पड़ गया आपके नक्श पा, रहमत हक़ वहीं झूमती आ गई। क्या सिफत हो गए दूर सैफ़ी मेरे रंजो गम, जब से देखा है आँखों ने बैतुल हरम, घर की जानिब नहीं उठते मेरे कदम, जैसे मंजिल मेरी आखिरी आ गई। ये मैंने 50 साल पहले नात कही थी और जबकि उस वक्त ना मक्का मदीना देखा था ना कहीं गए थे, लेकिन पहले ही मैंने ये दुआ कर ली थी कि हो गए दूर से भी, जो खुदा ने बाद में अब कराई और अब 3 मरतबा मैं उम्रा भी कराया हूँ। इस तरह से छपने छपाने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर कहानियाँ छपी, खातून मशरिक़, रोशन अदब, वो कहानियाँ लिखना शुरू करी। इस तरह से 80 तक मेरी 500 गज़लें और बेशुमार कहानियाँ मज़ामीन छप चुके थे। और 1983 में फिर मैंने एक फ़िल्म देखी निकाह, उसमें राज बब्बर को एक फ़िल्म में एक रसाले का एडिटर बनाया गया। मुझे अच्छा लगा कि यार ये एडिटर होने से तो अच्छा है, बहुत लड़कियाँ फ़िदा होती हैं, जो है वो ख्वाब देखा हम भी रिसाला निकालेंगे। और हमने जून 1983 में इंतसाब के नाम से एक रिसाला जारी किया और दोस्तों से चंदा किया 10-10 रुपये के, भाई आप लोगों की कहानियाँ छाप देंगे। उनके नाम से ख़ुद कहानियाँ लिखी और उनके नाम से छापी और अखबार पहली मरतबा जून 1983 में शाया हुआ। इंतसाब जो पहले अखबारी शक्ल में था, उसके बाद उसका नाम कैसे रखा, ये भी एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है कि मेरे पास हो गई लाइब्रेरी, बहुत से रिसाले हो गए। वो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की नई कायम हुई थी और उसको सेक्रेटरी हुए फ़ज़ल ताबिश मेरे बिल्कुल इतने करीब हो गए थे वक़ार फ़ातिमी की वजह से कि मैं उनके पास 24 घंटे बैठता था। भोपाल गया और उनके पास उर्दू अकेडमी में या उनके घर शीश महल में, जहाँ अल्लामा इकबाल कभी रहते थे, उस मकाम पर एक दिन नशिस्त थी, सारे लोग बैठे हुए थे। प्रोफेसर आफाक अहमद, कौसर जहाँ, प्रोफेसर अज़हर राई, शफ़ीक़ा फ़राद, पूरी टीम प्रोफेसरों की। वहाँ फ़ज़ल ताबिश ने कहा कि यार मैं एक मुशायरा कराना चाहता हूँ उर्दू अकेडमी का, और उसमें पाकिस्तान से फ़हमीदा रियाज़ को बुलाना चाहता हूँ। उसकी किताब का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं उसका इश्तिहार देखा था, पढ़ा लेकर मैं पढ़ा नहीं था ना, किताब मैं कहाँ से देखूँगा। पाकिस्तान के एक रिसाले में उसका इश्तिहार, रिसाले पढ़ने का फ़ायदा बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें देखा अरे किसी प्रोफेसर को नाम याद नहीं। सर उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है, कैसे उर्दू के प्रोफेसर हैं सब लोग हैं। मैंने वक़ार साहब के कान में कहा मैं बता सकता हूँ, और फ़ज़ल ताबिश के कान खड़े हुए कि तू बताएगा हैं, और ये सारे प्रोफेसर कुछ नहीं। मैंने कहा बता। इनका बदन दरीदा, और साहब उन्होंने तमाम सबके सामने हाथ उठा के मेरा फ़ज़ल ताबिश ने कहा यार ये सैफ़ी क्या भला है, ये बीड़ी बनाता है मजदूर आदमी, इसे बदन दरीदा फ़हमी दरिया की किताब का नाम याद नहीं, तो करता क्या है। इनका मेरी लाइब्रेरी है, ज़ाहिर है यार लाइब्रेरी, तो आज से मैं लाइब्रेरी के लिए उर्दू अकेडमी की तरफ से एड देना शुरू करूँ। दरख्वास्त भी नहीं लिखी और मेरे लिए उर्दू अकेडमी ने 4,000-5,000 रुपये साल जारी कर दिए, यानी दरख्वास्त देने से पहले। और यही नहीं कि तूने जितनी गज़लें सब इकट्ठी करके दे, मैं उर्दू अकेडमी से छपाऊँगा। मैंने पूरी गज़लें इकट्ठी करके मुस्तफ़ा ने उन्होंने 3,000 रुपये उस ज़माने में दिए मुझे रोशन अलाव के लिए, और वो किताब मैंने 1300 में छपवाई, 1300 में छपवाई। बाकी पैसे बल्कि मैं खाई गया था पैसे। 2-3 साल हो गए तो महमूद मलिक ने मुझसे कहा कि यार भैया किताब छपवा लो,
इसी ज़माने में क्या हुआ, मैं जब 3,000 रुपये लिए तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे 1,000 रुपये उधार ले लिए। तो यार वो मुझे दे दे, तो मैं जब किताब छपेगी मैं दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। वो मैं तो खा गया, मेरी किताब छपाने का कोई इरादा ही नहीं था। फिर वो 6 महीने बाद उन्होंने कहा फिर उर्दू अकेडमी से कुछ नहीं मिलेगा आपको, रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, इसलिए किताब छपना ज़रूरी है। मैंने वालिद साहब से कहा और उसका 1,000 रुपये दूँ। अब उनके पास कहाँ से आए, बारिश का मौसम। मैंने कहा गवर्नमेंट गम का बंद कर देगी और सब पैसे बंद कर देंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपसे सही कह रहा हूँ, उनको खेत बेचना पड़ा। मैंने उनको इतना डरा दिया, वो खेत बेच के उन्होंने मुझे 1,000 रुपये दिए और मैं दिल्ली गया। और दिल्ली गया तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई कुमार पाशी से, और एक थे वो निकालते थे उर्दू कलियाँ, हिंदी का एक मैगज़ीन श्रीवास्तव साहब थे, उनसे मुलाकात हुई। जराइम के एडिटर, तमाम एडिटरों से, हाजी अनीस दिलवी साहब से मुलाकात हुई। हद तो ये है कि हाजी अनीस दिलवी से फिर इतनी दोस्ती हुई कि उनसे सारे रिसाले को, उनके कई रिसालों के एडिटर थे वो। उसी ज़माने में वहाँ आया शमा के एडिटर इदरीस देलवी आया और एक दावतनामा देगा कि आज एक फ़िल्म का उद्घाटन है कल, इसमें आप तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने मेरा तारीफ़ कराया कि सैफ़ी सरवंजी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। उन्होंने मुझे भी दावतनामा दी, आप भी तशरीफ़ लाएँ। वो फिल्म का प्रीमियर शो था, और तमाम पत्रकार मौजूद थे और हम एक मेटाडोर में बैठ के होटल मेरिडियन में, जहाँ इस फिल्म का उद्घाटन था, वहाँ आपके सुजीत कुमार, मुकेश खन्ना, जिसने महाभारत में कौन सा रोल किया उन्होंने, मुकेश खन्ना ने, बहुत बड़ा, याद है वो कौन सा बड़ी दाढ़ी वाले, भीषम हैं वो, और आपके विद्या सेना ने वो फिल्म बनाई थी। सारे पूरे यूनिट मौजूद और सब पत्रकार जो है, पहले तो हमें आधी फिल्म दिखाई, आधी फिल्म दिखाने के बाद फिर जो है उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भाई आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो एक उसका बहुत बड़ा मधुर कहानियाँ का संपादक था, उसने कहा कि ना आप इस फिल्म के बारे में क्या पूछ रहे हैं, क्या अच्छी लगी। कहना इसकी कहानी, कहना इसमें कहानी ऐसी है जैसी आपकी। वो फिल्म इतनी पत्रकारों ने खबर ली कि उसी दिन फ्लॉप हो गई फिल्म। और मैं बस उसके बाद पार्टी शुरू हो गई। पार्टी शुरू हुई तो मैं गुलाब जामुन खाना ये इसमें लगा हुआ, तो हाजी अनीस दिलवी ने कहा यार तेरी जगह तो कोई और होता तो वो अब तक फिल्म की गाने लिखने के लिए सब मौजूद हैं और तुम खाने में लगे हुआ। बाल मुझे इतने मौके मिले, फिल्म में रहा, मैं बम्बई में रहा, कई साल भर बम्बई में रहता था मैं। और आर के हांडा, डायरेक्टर आमिर खान, दिलीप कुमार, सबसे मेरी मुलाकात हो चुकी थी और मुझे मौका भी मिल गया था फिल्म का पूरा। आर के हांडा साहब ने कहा कि भाई हमारे दोस्त हैं सैफ़ी सरवंजी, बहुत अच्छे शायर हैं, इनसे लिखवा। तो एक डायरेक्टर ने कहा अच्छा आप गीत लिखेंगे, तो उन्होंने मुझे संगीत यूँ करके बताया कि इस पर इस टोन पर लिखिए आप। मैंने कहा साहब ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़े बिल्कुल, आप तो सीन बताइए मुझे। अच्छा सीन बताते हैं हम। उन्होंने सीन बताया मुझे कि बम्बई का हैंगिंग पार्क है, उसमें हीरोइन जो है 5 बजे का वादा करती है कि 5 बजे हीरो मिलने आएगा, और वो इंतज़ार कर रही है, इधर से उधर टहल रही है और हीरो नहीं आया। गुस्से में हीरो ज़रा लेट पहुंचा। लेट पहुंचने के बाद अब उसे मनाने के लिए आपको बोल देना है। मैंने कहा ठीक है, कहना आप लिख लीजिए इत्मीनान से, आपको 2-3 दिन है। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने कमरे में गया, भाई उनके मेहमानी उन्हीं का था। वो 15 मिनट में मैंने गीत लिख लिया। मैंने लिखा गीत, लेकिन पहले मैंने नज़र दौड़ाई तो बेशुमार गीत इस मौजू पर, तुम रूठो ना हसीना, तुम रूठ के मत जाना, बेशुमार गीत। उन सबसे हटकर अपने बोल देना। मैंने कहा लिख लिए। मैंने लिखा ज़रा सी कहाँ जा रहे हो खफा हो के दिलबर, इधर मुड़ के देखो ज़रा मेरे दिलबर, ज़रा सी ख़ता पर यूं ही रूठ जाना, खुदा को गवारा नहीं दिल दुखाना, न मर जाऊं तुमसे जुदा हो के दिलबर, कहाँ जा रहे हो खफा हो के दिलबर। वो तो पूरा गीत मैंने 15 मिनट में कह के उनको दे दिया। वो डायरेक्टर बहुत खुश हुआ और उसने 5,000 रुपये की सबको शराब पिलवाई और मुझे 1,500 रुपये दी। वो गीत का क्या हुआ आज तक मुझे कुछ पता नहीं है। बाल में मुझसे आर के हांडा ने ये कहा कि आपको गीत लिखने के लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें एकदम ज़रूरत पड़ती है, तो हम आपको सरौन से कैसे बुलाएंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे आने में, निज़ा फाज़िल को नहीं बुला लेंगे यहाँ। मैंने कहा साहब माफ़ करना। हाँ तो ये कि साबिर दत्त जो परछाइयाँ साहिल उद्यानवी की बिल्डिंग जो है ना, वो मुझे रहने के लिए वक्त थी।
साहिलुद्दीनवी की बहन क्या नाम था उसका, सुल्तान अमल थी, वो उनकी किताबें अभी तक मेरे पास ऑटोग्राफ के साथ मौजूद हैं। वो अब मुझे उस्ताद बनाना चाह रहे थे कि मेरी इसलाह दे दिया करो और आप रहने के लिए आपके लिए। मैंने कहा वो तो सही है, मुझे तनख्वाह मिलती है 50,000 रुपये और मुझे एक गीत में अगर 1 लाख भी मिले वो फिल्म फ्लॉप हो गई तो वो 1 लाख तो मैं यहाँ 15 दिन में बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा माफ़ करना, मैं छोड़ आया। इस तरह से भाई मैं तरक्की की मंजिलें तय करता रहा और फिर मैंने जो है बल्लाज कमल हैं दिल्ली में बहुत बड़े, जो शिक्षा विभाग में बहुत बड़े ओहदे पर थे, उन्होंने कहा यार तुमने कहाँ तक तालीम हासिल कर ली है? अरे मैंने कहा मैंने साहब कुछ भी नहीं पढ़ा। अरे कहने कुछ नहीं पढ़ा और सैकड़ों गज़लें चल गई, पूरी नहीं हुई, हिंदुस्तान में मशहूर हैं आप और तालीम नाम कुछ नहीं। तो मैंने कहा अगर मैं तालीम हासिल कर भी लूँ तो ओवर एज हो गया, अब नौकरी मुझे तो मिलने कहला ये मेरी गारंटी है, अगर तुम 50 साल भी के भी हो गए तो नौकरी मैं दिलवाऊँगा। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ, जा। महमूद मलिक इस बात का गवाह है। वो जो है मैं सरोज आया और मैंने शॉर्टकट में अदीब किया, अदीब माहिर किया, कामिल किया और जो है एम ए कर लिया। वो ये रास्ता सिर्फ मेरे लिए खुला, मेरे एम ए करने के बाद ही उस पर स्टर लग गया कोई अदीब कामिल से एम ए नहीं कर सकता। और मेरे लिए ही नौकरी के लिए ये ऐलान किया गया अखबार में। कैसर भैया मैनी पैसे के चेयरमैन थी, उन्होंने कहा कि अदीब कामिल वाले भी इसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं नौकरी के लिए। यूडीटी की जगह निकली, मेरा सिलेक्शन पहले ही हो गया। कैसर भैया के किले में मैं कई मरतबा मशारे उनकी सदारत में ही पढ़े आया था, तो पहचानने का सवाल ही नहीं था। हाँ तो ये है कि मैं इतना छपता था कि उस वक्त नदीम में हर रोज़ मेरी गज़ल आती थी। आफ्ताब जदीद में, उसमें आफ्ताब जदीद की एजेंसी थी मेरे पास, तो वो तमाम अखबार सब मेरे मिट्टी में थे। हर इतना छपता था कि एक मरतबा ऐलान कर दिया 15 दिन बेरोज़गार नहीं रहे मैं एम ए करने के बाद, नौकरी जैसे मेरा इंतज़ार कर रही हूँ। और हमारे दोस्तों में हसीर मियाँ और रफ़ी भाई यानी कितने 26 इंटरव्यू दे चुके थे। मैंने कहा तुम असल में क्या है, तरक्की के लिए सबसे पहले तो खुदा पर यकीन होना चाहिए, फिर अपने आप पर यकीन। जिसे खुद अपने आप पर यकीन ना हो वो तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने कहा मैं उन्हें इंटरव्यू देने वालों में नहीं हूँ। और इंटरव्यू मेरा कौन ले रहा था, जिनकी मज़ामीन और गज़लें में इंतसाब में छाप नहीं पाया था। अब अंदाज़ा लगाइए आप, इंतसाब मेरी रिसाला शुरू से ही माना गया, जिसमें उस ज़माने में जोगिंदर पाल, बल्लाज कमल वगैरह सब छपते थे। और आज भी डॉक्टर वज़ीरा कौन सा दुनिया का बड़ा अदीब है जो इंतसाब में ना छपता हो। और फिर वो दिन भी अल्लाह मियाँ ने दिखाया कि आपके यहाँ इस सरोज में जब कहिए का मकान नहीं था, आंगन था। आपको मालूम होगा, आपने देखा हुआ कि यहाँ इफ्तिखार इमाम, ज़ुबैर रिज़वी, अमीर क़ज़लबाज, साबिर ज़ैद, रज़ा फ़ाज़ली, बशीर बद्र, कोई मक़बूल सईदी, कोई सा शायर ऐसा नहीं है जो इस घर में ना आया हो, नशिस्त ना हुई हो उसके साथ में। इतना इस तरह से किताबें छपती रहीं, इंतसाब निकलता रहा। और आज अल्लाह का शुक्र है कि 78 किताबें शाये हो चुकी हैं और 38 साल रिसाला निकालती हो गए। और 38 साल में इंतसाब के बेशुमार खुसूसी नंबर निकले। इतने नंबर ये कि अब बड़े बड़े लोग मेरे ऊपर किताब लिख रहे हैं, या अय्यूब वाक़िफ़ मेरे ऊपर किताब लिख रहे हैं, एक ज़फ़र ने लिखी और एक मतीन नदवी ने लिखी, यानी बेशुमार 10-12 किताबें तो मेरे ऊपर ही हो चुकी। और इंतसाब पर इंदौर यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी हो चुकी। और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से मुझ पर एम.फिल के मकाले लिखा जा चुका। और हैदराबाद में यूनिवर्सिटी में मेरी ऊपर पीएचडी हो रही। और क्या चाहिए मुझे, सब कुछ मिल गया, सब कुछ खुदा ने मुझको ज़माने में दे दिया। तो फिर भी हसद की आग में जल रहा हूँ मैं पता नहीं कौन सी अब क्या ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया सैफ़ी साहब। तो ये थे सैफ़ी सरोंजी साहब। सरोंजी नहीं बल्कि पूरे देश में और विदेशों में भी इनका डंका बसता है। अदबी दुनिया में इनका बहुत अच्छा सुनहरी लफ्ज़ों में इन्होंने सरोंज का नाम रोशन किया है। पूरा सरोंज इन पर गर्व करता है कि इन्होंने पूरे सरोंज की पहचान विदेशों में भी अपना कलम के ज़रिए पहचान दिलवाई है। फ़िलहाल हमारी पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें ख़बर मध्य प्रदेश।